ये बात आपको भी पता है कि अगर इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट होना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टेंस आपको आना चाहिए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं टेंस का, और इस सीरीज में पूरा टेंस हम कवर करेंगे, सारे रूल्स कवर करेंगे और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल भी देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी वीडियो को, यानी हर वीडियो को जो टेंस से रिलेटेड आगे आने वाली है उसे आप देखें, और आपके पास जो भी ग्रामर की बुक है उसमें टेंस से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आप कंप्लीट करें। चलिए फिलहाल आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज, और वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा। तो अगर हम बात करें टेंस की तो आपको पता है टेंस का मतलब होता है काल, काल यानी कि समय, और टेंस तीन टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो समय चल रहा है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो समय बीत गया है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो समय आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा है, और उसमें भी जैसा कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा तीनों प्रकार के टेंस में चार सब टाइप होते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस की अगर आप बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर टेंस में भी इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये सारे टेंस हम वन बाय वन एक एक वीडियो में कवर करेंगे, और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आप समझिए होता क्या है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो समय चल रहा है, इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित टेंस यानी कि काल, वर्तमान अनिश्चित काल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस टेंस में जो भी वाक्य होंगे, जो भी सेंटेंस होंगे, उसमें जो काम करने की बात कही गई होगी, जिस काम को करने का जिक्र किया गया होगा, उसका समय अनिश्चित होगा। जैसे कि कहा जाए कि मोहन बाजार जाता है, तो मोहन बाजार जाता है, इससे यह नहीं पता चल रहा है कि इस समय काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या काम कुछ समय पहले बीत चुका है या नहीं बीता है, मतलब क्लियर नहीं है काम होने का समय। मोहन बाजार जाता है, हो सकता है कि मोहन का ये डेली रूटीन हो, ये कहा जा रहा हो, ये हो सकता है उसकी आदत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस समय जा रहा हो, लेकिन कंफर्म नहीं है ना, यही तो दिक्कत है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं होता है, काम करने का समय अनिश्चित होता है। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान की अगर बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये शब्द आएंगे। जैसे मोहन बाजार जाता है, ता है, सीता एक पत्र लिखती है, ती है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, ते है आ रहा है, मैं अपना काम करता हूं, ता हूं आ रहा है, मैं अपना काम करती हूं, ती है आ रहा है। तो ऐसे ही शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, तो वो होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ध्यान रखिएगा, हर प्रकार के टेंस में आपको चार टाइप के सेंटेंस पढ़ने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, कुछ बुक्स में पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखा होता है, उसका मतलब भी वही होता है। पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे यानी कि नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने की बात की जाए, और एक पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक्चुअली इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? ये इंट्रोगेटिव ही होता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है सिर्फ टेंस के लिहाज से, तो उसको बोल देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वैसे एक्चुअल में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें क्या होता है? नेगेटिव प्रश्न पूछा जाता है, नकारात्मक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो प्रश्न ही जाता है, होता वो भी इंट्रोगेटिव है, बट उसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं ताकि आसानी से नियमों को, रूल्स को समझा जा सके। तो अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स की, सिंटैक्स मतलब कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, यानी सेंटेंस को बनाने का नियम, कौन सा शब्द किस जगह पर रखा जाएगा, वो कहलाता है सिंटैक्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंटैक्स होगा
वो होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब और उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे कब नहीं, उसके नीचे कुछ रूल है। फिलहाल आप ये देखिए, मेन वर्ब के बाद यस या ईएस जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखना है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का पता करना हो तो कैसे पता करें, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो जिंदगी में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, जो भी सेंटेंस दिया जाए उसमें देखिए मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, यानी कौन सा काम करने की बात कही जा रही है मुख्य रूप से, वो होता है मेन वर्ब। उस मेन वर्ब में, उस मुख्य क्रिया में, उस जो मुख्य रूप से काम करने की बात की जा रही है उसमें कौन लगा दीजिए, यानी कौन प्रश्न कर दीजिए, तो उसका आंसर जो निकल के आएगा उस सेंटेंस में से वही होगा सब्जेक्ट। जैसे कि कहा जाए कि मोहन बाजार जाता है, तो जाने की बात की जा रही है, पूछा जाए कौन जाता है तो आंसर आएगा मोहन, मोहन सब्जेक्ट है। सीता एक पत्र लिखती है, पत्र लिखने की बात हो रही ना, पूछा जाए कौन लिखती है, कौन पत्र लिखती है तो सीता, तो सीता हो गया सब्जेक्ट। बच्चे मैदान में खेलते हैं, कौन खेलते हैं, बच्चे हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी सेंटेंस में अगर आप कौन क्वेश्चन कर देंगे मेन वर्ब के साथ तो जो आंसर निकल के आएगा वही होगा आपका सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब तो आप समझ ही गए, मुख्य रूप से जिस काम को करने की बात की जा रही हो सेंटेंस में वही होता है मेन वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या या किसे लगाने पर पता चलता है। जैसे कौन लगाने पर सब्जेक्ट पता चलता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट का पता चलता है क्या या किसे लगाने पर। जैसे मोहन एक पत्र लिखता है, पूछा जाए क्या लिखता है तो एक पत्र। राम रावण को मारते हैं, पूछा जाए किसे मारते हैं, रावण को। मालिक नौकर को पीटता है, पूछा जाए किसे पीटता है तो नौकर को। ठीक है, तो क्या या किसे लगाने पर जो आंसर आए वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब काम किस पर किया जा रहा है वो है ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड्स, यानी इस सेंटेंस में इन सब को लिखने के बाद जो भी बचता है उसको बोलते हैं अदर वर्ड्स, बाकी बचे हुए शब्द। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 1, यानी कि ये सिंटेक्स आपको देखना है और उसके बाद 4 रूल भी आपको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन करना है। पहला रूल है, अगर सब्जेक्ट ही होगा या सब्जेक्ट शी होगा या इट होगा या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगेगा, ध्यान रखिएगा। ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा अगर सब्जेक्ट तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगेगा। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा यानी कि बहुवचन नाउन होगा तो उसके साथ मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि कब यस या ईएस लगेगा और कब यस या ईएस नहीं लगेगा। अब तीसरे रूल में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कब एस लगाना है कब ईएस लगाना है। अगर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर कोई वॉवेल हो यानी कि ए ई आई ओ यू इसमें से कोई एक अक्षर हो मेन वर्ब का अंतिम अक्षर तो उसमें लगाएंगे ईएस अन्यथा लगाएंगे एस। ठीक है, अगर वॉवेल हो मेन वर्ब का अंतिम अक्षर तो उसमें ईएस लगेगा, नहीं तो एस लगेगा। ठीक है, अगर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, ध्यान से समझिएगा, मेन वर्ब का अंतिम अक्षर अगर वाई हो और उससे पहले वॉवेल ना हो तो वाई की जगह पर आईएस लगेगा, आईईएस वाई की जगह पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पर भी वो रूल लागू होता है पहला वाला, ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तभी ये कर सकते हैं, वाई की जगह पर आईएस लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्ले की, PLAY प्ले, तो इसमें आप देख रहे हैं अंतिम अक्षर वाई है लेकिन उससे पहले वॉवेल आ रहा है ए, तो इसमें वाई को हटाकर आईईएस नहीं लगाएंगे। इसमें अगर सब्जेक्ट एक पर्सन होगा तो सीधे सीधे हम लिख देंगे प्लेज, मतलब सिर्फ एस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक वर्ड है फ्लाई, FLY। ठीक है, मैं सुनना, इसमें अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है इस मेन वर्ब के साथ में तो हम क्या करेंगे FLIES यानी वाई को हटाकर आईएस लगा देंगे क्योंकि वाई के पहले कोई वॉवेल नहीं है। मेन वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और उससे पहले कोई वॉवेल ना हो तभी हम वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पर, मैं गेंद खेलता हूँ,
तो लास्ट में ता हूं आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है सिंटेक्स के हिसाब से, पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि मैं गेम खेलता हूं। तो अगर पूछा जाए कौन गेम खेलता हूं, अरे भैया सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन ही तो लगाते हैं, अभी अभी बताया था, कहां दिमाग खुल जाता है यार। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आता है वही होता है सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा ये बात, हाँ भूल मत जाना, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, कौन गेम खेलता है, मैं यानी कि आई, तो हो गया आई। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, खेलता हूं यानी खेलने का काम हो रहा है, तो लिखेंगे प्ले, प्ले मींस खेलना, ठीक है। अब उसके बाद यस या ईएस, लेकिन ये रूल ध्यान में रखते हुए, ही सी इट सिंगुलर नाउन होगा तो यस या ईएस लगेगा, और आई वी दे यू प्लूरल नाउन होगा तो यस या ईएस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट आई है, आई वी दे यू में आई है, ध्यान रखिएगा। तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस प्ले लिख दिया बाबा, हो गया काम, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए क्या खेलता हूं तो आंसर आएगा गेम, तो क्या या किसे लगाने पर जो आंसर आए वही होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लगाने से पता चल गया, बॉल, ठीक है, तो लिख देते हैं बॉल, मैं गेम खेलता हूं ना, आई प्ले बॉल, हो गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, हम लोग सिनेमा देखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वी, पूछा जाए कौन सिनेमा देखते हैं तो आंसर आएगा हम लोग यानी कि वी मींस होता है हम या हम लोग, ठीक है। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट वी। इसके बाद लिखना है हमें क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, देखते हैं, देखना, तो वॉच मींस होता है देखना, वॉच, ठीक है, वॉच, तो वी वॉच। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देखते हैं, सिनेमा, तो सिनेमा को इंग्लिश में सिनेमा ही बोलते हैं, ये हो गया सिनेमा, वी वॉच सिनेमा। इसमें यस या यस हम नहीं लगाए क्योंकि आई वी दे यू प्लूरल नाउन अगर होगा तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। यहाँ भी क्या था, वी, तो वी वॉच सिनेमा, बस हो गया काम। इसी तरीके से वो अंग्रेजी बोलता है, वाह भाई वाह, वो अंग्रेजी बोलता है, क्या बात है, वो अंग्रेजी बोलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि अगर पूछा जाए कौन अंग्रेजी बोलता है तो आंसर आएगा वाह, तो वाह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो इसलिए हमने लिख दिया ही। अब इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बोलता है, बोलना की इंग्लिश क्या होती है, बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक, स्पीक इंग्लिश होती है स्पीक। अब देखिए ही सी इट और सिंगुलर नाउन अगर होगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगेगा, तो है ना ही, सब्जेक्ट है ना ही, तो इसलिए मेन वर्ब में लगा देंगे एस। ईएस क्यों नहीं लगा बाबा, क्योंकि के है लास्ट में, मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ए ई आई ओ यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये चारों रूल ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसलेशन करेंगे, गलती नहीं होगी। अगर एक भी रूल मिस किया कहानी खत्म। यहां पर देखिए ही स्पीक्स, हो गया मेन वर्ब, यस ये जुड़ गया। ऑब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब यस जुड़ गया, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, क्यों, अगर पूछे जाए क्या बोलता है आंसर आएगा इंग्लिश, अंग्रेजी, तो इसके लिए लिख देंगे इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। अगला सेंटेंस है चंद्रमा रात में प्रकाश देता है, जाहिर सी बात है। तो सब्जेक्ट क्या है, चंद्रमा, क्योंकि पूछा जाए कौन रात में प्रकाश देता है तो आंसर आएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए लिखेंगे द मून, ओके, द मून यानी कि चंद्रमा। और इसके बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब है देता है, तो गिव मींस हो गया देना, और इसमें लगा देंगे एस, ठीक है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा एक वचन है ना, ही सी इट या सिंगुलर नाउन, पृथ्वी पर एक ही तो चंद्रमा है जो रात में प्रकाश देता है, तो एक वचन है, तो इसलिए लगा दिया एस। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि इसमें आखिर में जो है मेन वर्ब का जो अंतिम अक्षर है वो ई आ रहा है, तो इसमें ईएस क्यों नहीं जोड़ा, तो इसलिए अगर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ई होता है तो क्योंकि हमें ईएस जोड़ना होता है, उसमें ऑलरेडी ई होता है, तो हम सिर्फ एस जोड़ देंगे, यानी कि डबल ई नहीं होना चाहिए, सिंगल ई ही होना चाहिए। तो जब ऑलरेडी एक ई लिखा हुआ है दोबारा से ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो द मून गिव्स, ठीक है, और इसके बाद क्या देता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रकाश, लाइट, तो लिख देंगे क्या हम, लाइट, द मून गिव्स लाइट। उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद, अदर वर्ड्स यानी क्या बचा हुआ है, चंद्रमा हो गया, प्रकाश हो गया, देता है हो गया, रात में, तो रात में की इंग्लिश लिखेंगे इन द नाइट, यानी कि रात में, तो ये हो गया चंद्रमा रात में प्रकाश देता है, द मून गिव्स लाइट इन द नाइट। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन प्यार करती है, मेरी माँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेरी माँ यानी कि माय मदर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर माय मदर, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे माई मदर, अरे यार माय मदर बोलते हैं, माई मदर नहीं बोलते,
तो ये हो गया माय मदर सब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है प्यार करती है, तो लव मीन्स होता है प्यार करना, और लास्ट में ई आ रहा है, हमें सिर्फ एस जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि मेरी माँ एक वचन है तो इसलिए एस लगेगा, लग गया। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या प्यार करती है, तो आंसर कुछ निकल के नहीं आएगा। किसे प्यार करती है, मुझे प्यार करती है, तो ऑब्जेक्ट मी मीन्स मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पता क्या लगाने से पता चलता है और ऑब्जेक्ट का पता किसे लगाने पर भी पता चलता है। यहां पर किसे लगाया तब आ गया मी, यानी कि मुझे, ठीक है। माय मदर लव्स मी, और मेरी माँ मुझे प्यार करती, हो गया। अगला सेंटेंस है तुम लोग गरीबों को खिलाते हो। तुम लोग गरीबों को खिलाते हो, तो ध्यान रखिएगा तुम हो या फिर तुम लोग हो, उसके लिए सब्जेक्ट यू ही होता है, यू पीपल नहीं लिखेंगे, यू मीन्स हो गया तुम लोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया यू, क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया यू। इसके बाद मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब क्या है, खिलाते हो, तो फीड मीन्स होता है खिलाना, फीड FEED, फीड मीन्स खिलाते हो, और यू है सब्जेक्ट तो इसलिए फीड में यस या यस नहीं लगेगा, क्यों, आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, तो यहाँ पे बाबा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसे खिलाते हो, क्या या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, क्या खिलाते हो यहाँ पर नहीं पता चलेगा, लेकिन किसे खिलाते हो पता चल जाएगा, गरीबों को खिलाते हो, ठीक है। तो यू फीड द पुअर मीन्स हो गया गरीब लोगों या गरीबों, ठीक है, बस हो गया यू फीड द पुअर, तुम लोग गरीबों को खिलाते हो। ये भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें लिखना तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही है, पूछा जाए अगर सब्जेक्ट क्या है तो कौन प्रश्न इसमें लगाओगे, मेहनत करते हैं। अगर पूछा जाए कौन कड़ी मेहनत करते हैं तो आंसर निकल के क्या आएगा, किसान हैं। अरे यार भारत के किसान, क्या आंसर निकल के आएगा, भारत के किसान। तो इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा भारत के किसान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, भारत के किसान। अब अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखी है नाउन इन पोसेसिव केस, तो बहुत ही आसान होगा, भारत के किसान, आप इसको इंग्लिश में बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लीजिए इससे पहले वाली वीडियो। चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट, और उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी नाउन्स इन पोसेसिव केस, यानी यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कैसे करें, वो वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए भारत के किसान, मैंने उसमें आपको क्या बताया कि जो दूसरा वाला नाउन होता है उसको द लगाकर पहले लिखते हैं, किसान यानी कि द फार्मर, द लगाएंगे और फार्मर लिखेंगे, और उसके बाद लिखते हैं ऑफ, और उसके बाद पहला वाला नाउन हम लिख देते हैं, यानी कि इंडिया, द फार्मर ऑफ इंडिया, द फार्मर ऑफ इंडिया, भारत के किसान। ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो कड़ी मेहनत करने के लिए होता है वर्क हार्ड। वर्क में अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम एस लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि फार्मर ऑफ इंडिया, तो भारत में बहुत सारे किसान हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर फार्मर्स को हम बहुवचन भी बना देते हैं एस लगाकर। तो ये होगा द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर्क हार्ड, यानी कि वर्क में एस नहीं लगाएंगे और बस हो गया ट्रांसलेशन। द फार्मर्स ऑफ इंडिया वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, पूछा जाए क्या कड़ी मेहनत करते हैं या किसे कड़ी मेहनत करते हैं, तो इस तरीके का ये वर्ब है नहीं जिसमें क्या या किसे नाम का कोई ऑब्जेक्ट हो, मतलब, ठीक है। अंकित और शिवम पटना में रहते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अंकित और शिवम। पूछा जाए कौन पटना में रहते हैं, तो अंकित और शिवम, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे अंकित एंड शिवम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद लिखना है भैया सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है रहते हैं, तो लिव मीन्स होता है रहना, तो हम लिख देंगे लिव। अब इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है अंकित एंड शिवम, यानी कि दो लोग हो गए। अगर सिर्फ अंकित लिखा होता तो एक वचन माना जाता, तब मेन वर्ब में एस या एस लगा सकते थे। अगर सिर्फ शिवम लिखा होता तब भी एक वचन होता तो मेन वर्ब में एस या एस लगते थे, लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि अंकित और शिवम यानी कि दो लोग हो गए, तो इसलिए हो गया बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन, तो इसलिए मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे बाबा। तो अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अगर पूछा जाए क्या रहते हैं या किसे रहते हैं, तो इसका कोई आंसर इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
अदर वर्ड्स क्या बचा हुआ है? पटना में, तो पटना में के लिए लिख देंगे इन पटना, यानी कि पटना। ठीक है, पटना में रह रहे हैं, मस्त अपना घटना वटना करा रहे होंगे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वाह भाई वाह, जासूस होगा कोई ये। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो सब्जेक्ट में आई, क्योंकि पूछा जाए कौन जानता है सब कुछ, तो मैं, यानी कि आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जानता हूँ, यानी जानना की इंग्लिश यहाँ पर लिखनी है। और जानना के लिए होता है नो, KNOW, कनऊ। नो पढ़ते हैं इसको, के साइलेंट होता है, कभी कनऊ मत पढ़ देना, स्कूल में बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो आई नो, मैं जानता हूँ। नो में यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 2 आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, तो यहां भी बाबा नहीं लगेगा। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, सब कुछ जानता हूं, तो क्या जानता हूं? सब कुछ, एवरीथिंग। सब कुछ के लिए क्या लिखेंगे? एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड्स, यानी जो बचा हुआ है। तो क्या बचा हुआ है? तुम्हारे बारे में। तो अबाउट मींस होता है के बारे में या फिर बारे में, और यू। ठीक है, तो हो गया अबाउट यू, यानी कि तुम्हारे बारे में। तो ये सेंटेंस हो गया आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो मैंने तो सोचा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सारा का सारा मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे भी पता है कि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ये है पार्ट 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और पार्ट 2 में हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लास कर देंगे। ये थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई क्योंकि इसमें मैंने आपको टेंस के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जिससे थोड़ा सा लंबा हो वीडियो। तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए बाकी की बातें अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और सारे एक्सरसाइज अपने बुक से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।